अगला जीवन परिचय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका समय जो है 1884 से 1941 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय क्या है? 1884 से 1941 ईस्वी। जीवन परिचय है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था, अगोना में हुआ। अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा नंबर क्या है कि दूसरा नंबर है कि इनका साहित्यिक जीवन जो है कविता से शुरू हुआ। सन 1896-97 में भारत और बसंत शीर्षक कविता आनंद का कादम्बरी में छपी। तो इनका साहित्यिक जीवन किससे शुरू हुआ? तो इनका साहित्यिक जीवन भैया कविता से शुरू हुआ। सन 1896 से 97 में भारत बसंत शीर्षक कविता जो है आनंद कादम्बरी में छपी। तो भारत और बसंत शीर्षक कविता जो है आनंद कादम्बरी में छपी और 1896 से 97 में जो है भारत और बसंत शीर्षक कविता आनंद कादम्बरी में छपी और इनका साहित्यिक जीवन जो है कविता से शुरू हुआ। तीसरा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1903 में आनंद कादम्बरी के संपादक बने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बने? सन 1903 में आनंद कादम्बरी के क्या बने? संपादक बने 1903 में। इनकी एकमात्र कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय है। सन 1903 में प्रकाशित हुई 11 वर्ष का समय। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमने तीसरा बताया था कि 1903 में आनंद कादम्बरी के क्या बने? ये संपादक बने थे आनंद कादम्बरी के। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है उर्दू, अंग्रेजी एवं फारसी में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा किस में हुई? उर्दू में हुई, अंग्रेजी एवं फारसी में हुई है। छठवां है कि सन 1904 में मिर्ज़ापुर मिशन हाई स्कूल में कला शिक्षक बने। तो सन 1904 में ये क्या बने? मिर्ज़ापुर मिशन जो है हाई स्कूल में कला शिक्षक बने। सन 1904 में काशी नागरी प्रचारणी सभा को हिंदी शब्द सागर के निर्माण के लिए संपादक बने। तो सन 1904 में जो है मिर्ज़ापुर मिशन हाई स्कूल में कला शिक्षक भी बने और सन 1904 में काशी नागरी प्रचारणी सभा को के हिंदी शब्द सागर के निर्माण के लिए संपादक बने। आचार्य शुक्ल की गद्य शैली विवेचनात्मक है। ये मूल रूप से आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व आचार्य चंद्रशेखर शुक्ल ने 1963 में लिखी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो है किसने लिखी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व आचार्य चंद्रशेखर शुक्ल ने 1963 में जो है लिखी। इसी प्रकार राजमल बोरा ने भी आचार्य शुक्ल की जीवनी चिंतामणि चिंतक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2000 नाम से लिखी है। किसने? राजमल बोरा ने। तो इनकी जीवनी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व आचार्य चंद्रशेखर शुक्ल ने 1963 में लिखी। इसी प्रकार राजमल बोरा ने भी आचार्य शुक्ल की जीवनी जो है चिंतामणि चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2000 जो है नाम से लिखी। रचनाएं की बात करें इनकी तो हिंदी साहित्य का विकास जो है इनकी पहली रचना 1929 ईस्वी ये रचित है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास। सच्चे अर्थों में क्या है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। दूसरा नंबर गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा नंबर क्या है? गोस्वामी तुलसीदास। तुलसी ग्रंथावली की भूमिका 1923 ईस्वी में रचित है। गोस्वामी तुलसीदास पर इन्होंने लिखा। तो तुलसी ग्रंथावली की भूमिका 1923 ईस्वी। जायसी पर इन्होंने लिखा। जायसी ग्रंथावली की भूमिका 1924 ईस्वी। और हिंदी साहित्य के विकास में इन्होंने 1929 में सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास लिखा था। और महाकवि सूरदास के ऊपर लिखा था भ्रमर गीत सार की भूमिका 1924 ईस्वी। 5वां नंबर है कि चिंतामणि भाग 1 में जो है 1939 ईस्वी 17 निबंध है। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं?
तो 1939 ईस्वी इसका समय है और इसमें 17 निबंध हैं। कौन कौन से हैं तो हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से 17 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 1 में 1939 ईस्वी में है और 17 निबंध है। भाव या मनोविकार है पहला नंबर। भाव या मनोविकार उत्साह है, श्रद्धा भक्ति है, करुणा है, लज्जा और ग्लानि है, लोभ और प्रीति है, घृणा है, ईर्ष्या है, भय है, क्रोध है। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तुलसी का भक्ति मार्ग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी हैं। तुलसी का भक्ति मार्ग है। मानस की धर्मभूमि है। क्या है? मानस की धर्मभूमि। उसके बाद है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद है। रसात्मक बोध के विविध क्या है? रसात्मक बोध के विविध। तो ये सभी रचनाएं जो है चिंतामणि भाग 1 में है और 17 निबंध इसमें 1939 ईस्वी में रचित हैं। चिंतामणि भाग 2 में क्या है? 1945 ईस्वी इसका समय है। कुल 3 निबंध हैं चिंतामणि भाग 2 में। पहला नंबर प्राकृतिक दृश्य है। इस निबंध में चिंतामणि भाग 2 में प्राकृतिक दृश्य है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद और प्राकृतिक दृश्य ये जो है चिंतामणि भाग 2 में है और इसका समय 1945 ईस्वी। कुल 3 निबंध है। चिंतामणि 7वां नंबर क्या है? चिंतामणि भाग 3 में क्या है कि 1983 इसका समय है। कुल 21 निबंध जो हैं इसमें है। चिंतामणि भाग 3 में कुल कितने निबंध हैं? तो 1983 इसका समय है। कुल 21 निबंध। संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह जो है इसके संपादक हैं। 8वां की बात करेंगे कि चिंतामणि भाग 4 में तो 2002 ईस्वी और इसका समय है चिंतामणि भाग 4 का। कुल 47 निबंध है और संपादक कौन है? डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हैं। ये दोनों जो हैं इसके संपादक हैं। और जो है तीसरे चिंतामणि भाग तीसरे के संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह हैं। 1983 ईस्वी समय है। कुल 21 निबंध है। चिंतामणि भाग 4 में 2002 ईस्वी इसका समय। कुल 47 निबंध। संपादक जो है डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ये जो है क्या है? ये संपादक हैं। सैद्धांतिक समीक्षा की बात करें तो सैद्धांतिक समीक्षा में रसमीमांसा आ जाता है 1949 ईस्वी। रसमीमांसा संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संपादक कौन है? रसमीमांसा 1949 ईस्वी। और सैद्धांतिक समीक्षा में संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। काव्य चिंतन संबंधी निबंधों का संग्रह। काव्य चिंतन संबंधी निबंधों का संग्रह मृत्यु के बाद प्रकाशित जो है 1949 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। काव्य की साधना, काव्य और सृष्टि प्रसार। काव्य की साधना, काव्य और सृष्टि प्रसार। काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, काव्य की भाषा, अलंकार। ये क्या है? सैद्धांतिक समीक्षा है। अनुवाद की बात करेंगे तो कल्पना का आनंद पहला नंबर। अनुवाद क्या है? कल्पना का आनंद है पहला अनुवाद। एडिशन की प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद 1901 ईस्वी। तो अनुवाद में कल्पना का आनंद, एडिशन के प्लेजर ऑफ इमेजिनेशंस का अनुवाद 1901 ईस्वी में किया कल्पना का आनंद में। दूसरा नंबर मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण है। मेगास्थनीज का क्या है? भारतवर्षीय विवरण। डॉक्टर स्वान बक की पुस्तक जो है मेगास्थनीज इंडिका का अनुवाद जो है 1906 ईस्वी में। विश्व प्रपंच द यूनिवर्स का अनुवाद जो है 1920 ईस्वी। बुद्ध चरित्र जो है 1922 ईस्वी। तो ये अनुवाद है। हमने अनुवाद में बताया कि पहला नंबर कल्पना का आनंद आता है। एडिशन के जो है प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद 1901 ईस्वी। दूसरा हमने बताया कि मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण। डॉक्टर स्वानबर्ग की पुस्तक जो है मेगास्थनीज इंडिका का अनुवाद 1906 ईस्वी। और तीसरा नंबर विश्व प्रपंच का आता है द यूनिवर्स का अनुवाद 1920 ईस्वी। और फिर उसके बाद बुद्ध चरित्र चौथा आता है 1922 ईस्वी। अब इनकी जो है प्रमुख जो कथन है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सा कथन है इनकी प्रमुख।
तो इन्होंने पहला नंबर क्या कहा, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक देश का साहित्य क्या होता है, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। दूसरा नंबर क्या है कि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। इन कालों की रचनाओं की विशेष जो है प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका जो है नामकरण किया गया है। तीसरा नंबर क्या कहा गया कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से जो है लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक जो है माना जा सकता है। अगला है कि जब तक जो है भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी जो है साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। तो जब तक भाषा जो है बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी जो है साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अगला है कि नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा क्या थी, तो नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। अगला कथन है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का काव्य भाषा है। तो सिद्धों की जो है उद्धृत रचनाओं की भाषा जो है देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। अगला कथन है कि सिद्धों में शरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। तो सिद्धों में शरह सबसे पुराने अर्थात सरह मतलब शरह सबसे पुराने, सिद्धों में सरहपा सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार शाखे और बानी शब्द मिले उसी प्रकार शाखे और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार शाखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार शाखी और जो है बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। वीरगति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक जो है बीसल देव राशो मिलती है। वीरगति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मिलती है, तो वीरगति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक जो है बीसल देव राशो मिलती है। ये भी कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। बीसल देव राशो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में जो है इसी रसायन शब्द से होते होते राशो हो गया। तो बीसल देव राशो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते राशो हो गया है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बीसल देव राशो में 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है, 1212 है। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। बीसल देव राशो के लिए यह जो है घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। बीसल देव राशो के लिए कहा गया। इनका सच्चा कवि हृदय था मतिराम के लिए, इनका सच्चा कवि हृदय था मतिराम के लिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा जो है और सरल व्यंजना नहीं मिलती मतिराम के लिए। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा जो है और सरल व्यंजना नहीं मिलती मतिराम के लिए कहा गया। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा जो है और सरल व्यंजना नहीं मिलती मतिराम के लिए। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय में थी और आगे भी जो है बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के लिए कहा गया, भूषण के लिए कहा गया। तो भूषण के लिए कहें तो कह रहा है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम किसी चलती भाषा जो है और सरल व्यंजना नहीं मिलती मतिराम के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद इन्होंने इसके पीछे एक कहा कि बीसल देव राशो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है।
यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णनात्मक है, बीसल देव राशों के लिए कहा गया। इसका सच्चा कवि हृदय था, मित्रराम के लिए कहा गया। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की से चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतिराम के लिए यह भी कहा गया रामचंद्र शुक्ल द्वारा। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर जो है बनी रही, यह बढ़ती गई। ये भूषण के लिए कहा रामचंद्र शुक्ल ने। भूषण के वीर रस का उद्धार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हो, भूषण के लिए कहा गया। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी, भूषण के लिए कहा गया। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता, भूषण के लिए कहा गया कि भूषण शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता, ये भूषण के लिए कहा गया। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, भूषण के लिए। छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, सुखदेव मिश्र के लिए कहा गया। तो छंद शास्त्र पर जो है इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है, ये सुखदेव मिश्र के लिए है। ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, देव के लिए कहा गया कि ये आचार्य और कवि जो है दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, देव के लिए कहा गया। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है, देव के लिए कहा गया। तो कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्रायः बाधक हुई है, देव के लिए कहा गया। रीतिकाल के जो है कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं, देव के लिए कहा गया कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं, देव के लिए कहा गया। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीत से किया है। उसके बाद इनकी रचना जो है कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनाकारणी है, भिखारी दास के लिए कहा गया कि इनकी रचना जो है कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनाकारणी है। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इनकी जो है रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र क्या है कारण है, पद्माकर के लिए कहा गया। तो रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और खट ऋतु सुझाई पड़ी है। तो ग्वाल कवि के लिए कहा गया कि रीतिकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और खट ऋतु सुझाई पड़ी है, खट ऋतु सुझाई पड़ी है, ग्वाल कवि के लिए कहा गया। अगला है कि खट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का जो है ग्वाल कवि के लिए। ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, बीसल देव राशों के लिए कहा गया कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं राजस्थानी है, बीसल देव राशों के लिए। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। उसके बाद इनकी भाषा जो है ललित और शानुप्रास होती थी, चिंतामणि त्रिपाठी के लिए इनकी भाषा क्या होती थी, ललित और शानुप्रास होती थी, चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कहा गया। भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त जो है होती थी, बेनी के लिए कहा गया कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है और कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण जो है ग्रंथ महाराज जसवंत सिंह के लिए, तो इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। भाषा भूषण ग्रंथ जो है महाराज जसवंत सिंह के लिए। इसका एक एक दोहा जो है हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, बिहारी सतसाई के लिए कहा गया कि इसका एक एक दोहा जो है हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, बिहारी सतसाई के लिए। इसमें तो रस के ऐसे छींटे बढ़ते हैं जिससे हृदय कालिका जो है थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, बिहारी के सतसाई के लिए।
यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी सतसई के लिए कहा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक जो है एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी सतसई के लिए हमने बताया कहा गया जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी जो है उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी के लिए ही कहा गया। अगला है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा क्या है? चलती होने पर भी साहित्यिक है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी के लिए कहा गया। भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। मंडन के लिए कहा गया भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। तो ये किसके लिए? मंडन के लिए। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय की अनुभूति और साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है। हृदय के प्रभावित होने का नाम ही क्या है? रसानुभूति है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। अगला है कि हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य की नहीं। तो हमें अपनी दृष्टि से जो है दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य की नहीं। प्रेम दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखता है। प्रेम जो है दूसरों की आंखों से नहीं अपनी आंखों से देखता है। यदि गद्य जो है कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। यदि जो है गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की क्या है? रसात्मक अनुभूति है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जो है जागरण है। यदि प्रेम जो है स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बैर क्रोध का आचार्य है, मुरब्बा है। ये सभी प्रसिद्ध जो है कथन किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के हैं। एक बार फिर से रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल को हमने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये फोटो है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका साहित्यिक जीवन जो है कविता से शुरू हुआ। सन 1896 से 97 में भारत और बसंत शीर्षक कविता आनंद कादम्बनी में छपी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1903 में आनंद कादम्बनी के संपादक बने और इनकी एकमात्र कहानी जो है 11 वर्ष का समय सन 1903 में प्रकाशित हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी एवं फारसी में हुई। सन 1904 में मिर्ज़ापुर मिशन हाई स्कूल में कला शिक्षक बने। उसके बाद सन 1904 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर के निर्माण के लिए संपादक जो है बने। आचार्य शुक्ल की गद्य शैली जो है विवेचनात्मक है। ये मूल रूप से आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व जो है आचार्य चंद्रशेखर शुक्ल ने 1963 में जो है लिखी। इसी प्रकार राजमल बोरा ने भी आचार्य शुक्ल की जीवनी चिंतामणि चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2000 ईस्वी नाम से लिखी है। रचनाओं की बात करें तो हिंदी साहित्य का विकास 1929 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास गोस्वामी तुलसीदास पर तुलसी ग्रंथावली की भूमिका 1923 ईस्वी। जायसी ग्रंथावली की भूमिका 1924 ईस्वी। महाकवि सूरदास भ्रमर गीत सार की भूमिका 1924 ईस्वी। चिंतामणि भाग 1 में 1939 ईस्वी। 17 निबंध भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा भक्ति हो गया, करुणा हो गया, लज्जा और ग्लानि हो गया, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की जो है धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध। ये सभी रचनाएं जो हैं किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के। चिंतामणि भाग 2 में जो है ये भाग 1 में 17 निबंध थे। भाग 2 में जो है 1945 ईस्वी कुल 3 निबंध हैं। प्राकृतिक दृश्य है पहला। काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभ्यंजनावाद। यह है भाग चिंतामणि भाग 2 में।
चिंतामणि भाग 3 में 1983 ईस्वी कुल 21 निबंध, संपादक जो है डॉक्टर नामवर सिंह हैं। और चिंतामणि भाग 4 में 2002 ईस्वी समय कुल 47 निबंध, संपादक जो है डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी और डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हैं। सैद्धांतिक समीक्षा में हमने बताया कि रश्मिमीमांसा 1949 ईस्वी, संपादक जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्य चिंतन संबंधी निबंधों का संग्रह, मृत्यु के बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। रश्मिमीमांसा 1949 ईस्वी, संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्य चिंतन संबंधी निबंधों का संग्रह, मृत्यु के बाद फिर उसके प्रकाशित 1949 ईस्वी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, काव्य की साधना, काव्य और सृष्टि प्रसार, काव्य और व्यवहार, फिर उसके बाद मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, काव्य की भाषा और अलंकार, ये सभी रचनाएं जो हैं सैद्धांतिक समीक्षा हैं। अनुवाद की बात करें तो कल्पना का आनंद एडिशन के प्लेजर ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद 1901 ईस्वी में, मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण जो है डॉक्टर स्वानबक की पुस्तक मेगास्थनीज इंडिका का अनुवाद 1906 ईस्वी। फिर विश्व प्रपंच है द यूनिवर्स का अनुवाद 1920 ईस्वी में, बुद्ध चरित्र है 1922 ईस्वी। प्रमुख कथन देख लेते हैं, तो कथन तो देख लिए हैं। तो पहला है इनका प्रसिद्ध कथन बताएंगे हम कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये इनका कथन है। और कथन देख लेते हैं। तो इनका प्रसिद्ध कथन हम देखेंगे, प्रसिद्ध कथन कौन कौन से हैं। तो इनका प्रसिद्ध कथन हम देख रहे हैं जिसके वे हिंदू जात के एक है, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के लिए इन्होंने कहा था, और भूषण के लिए वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। और ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के लिए कहा गया। उसके बाद जो है ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ है। इसकी रचना की जो है रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। तो ये सभी कथन, ये पद्माकर के लिए कहा गया। तो ये सभी कथन जो है रामचंद्र शुक्ल के हैं।